हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एलडीसी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के लिए लगातार साइंस की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। और हमने इससे पहले केमिस्ट्री विषय के दो टॉपिक्स जो है ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। जो हमारे सिलेबस में पहली यूनिट और दूसरी यूनिट दे रखी थी, वो दोनों ही कंप्लीट हो चुकी है। और केमिस्ट्री की लास्ट यूनिट कहें या फिर हम ये कहें कि पाठ्यक्रम की तीसरी यूनिट कार्बन और उसके यौगिक, अपर रूप, सीएनजी, सीएफसी, इन सभी के बारे में जो हमें पढ़ना है, हाइड्रोकार्बन्स वगैरह के बारे में, वह यूनिट हम पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत मैंने पहले लेक्चर के अंतर्गत आप लोगों को बता दिया था कि जो कार्बन है वह क्या होता है और कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में अपन ने समझ लिया था। और आपको यह भी बता दिया गया था कि जो कार्बन है वह किस प्रकार से दूसरे जो अन्य तत्व हैं उनसे अलग होता है। और इसी जो उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज को अपन ने डिस्कस किया था, वो चाहे श्रृंखलन की प्रॉपर्टी हो चाहे इसकी संयोजकता हो, उन्हीं के कारण यह जो है अलग अलग मात्रा में बहुत ज्यादा जो है यौगिकों को बना सकता है। और इस एक कार्बन तत्व के वजह से ही हम ये कह सकते हैं कि पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है अलग से एक बन करके तैयार हुई हमारे सामने। और आज हम जो है उसी के बारे में और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। कल हमने जो पढ़ा था, लास्ट पॉइंट अपना क्या पढ़ा था, तो अपने कार्बन कार्बन से जुड़ करके जो है आपके साकित कहें, असाकित कहें, चक्रीय कहें, इस प्रकार के यौगिकों का निर्माण हो सकता है। और एग्जाम्पल दिए थे, ये असाकित था, ये साकित का एग्जाम्पल है, ये चक्रीय का एग्जाम्पल है। और अब हम आगे पढ़ने वाले हैं इसी प्रकार की और भी कुछ प्रॉपर्टीज को। तो जो भी विद्यार्थी आज पहली बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आया है, उस विद्यार्थी से निवेदन रहेगा कि यदि हमारा लेक्चर अच्छा लगता है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें और पीछे प्लेलिस्ट के अंदर उपलब्ध सभी वीडियोस को लगातार देखें, तभी आप लोगों को बेनिफिट होगा। अदरवाइज केवल और केवल जो है मूवी देखने की तरह देख करके एक वीडियो और चले गए तो फिर कोई फायदा नहीं होने वाला। बात करते हैं आज के लेक्चर की। तो आज का लेक्चर नंबर है मेरा 33। इससे पहले 32 लेक्चर्स अपने हो चुके हैं, जिनके अंदर अपन ने जो है समझने का प्रयास किया है अलग अलग टॉपिकों को। और अब बढ़ता हूं मैं आगे की तरफ। मेरे बारे में वैसे पता होगा, लैब असिस्टेंट एज ए मैं सिलेक्टेड भी हूं और अभी पोस्टिंग भी मेरी एज ए लैब असिस्टेंट है। और एलडीसी, पीटेट, आईआईटी जेई मेंस, इस प्रकार के कुछ एग्जाम्स मैंने क्वालिफाई कर रखे हैं, आरआरबी, एएलपी वगैरह। ठीक, चलिए अब बात करते हैं अपने सबसे पहले आज के टॉपिक के ऊपर। तो आज का सबसे पहला पॉइंट है कि जो कार्बन तत्व होता है वह कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। मैंने आप लोगों को ये चीज पहले भी बताई थी कि कार्बन जो है सिग्मा और पाई बॉन्ड बना सकता है। और सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों बनेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर सिग्मा और पाई बॉन्ड है तो फिर डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी आएंगे। ठीक है, चलिए तो आप लिखिएगा नेक्स्ट प्रॉपर्टी। 8 नंबर की ये प्रॉपर्टी होगी। अगर किसी के पास में प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ हो तो देख लीजिएगा, है ना, पीछे कुछ स्क्रैच। ठीक है, चलिए तो अब लिखेंगे कि कार्बन परमाणु से जुड़कर एकल, द्वि और त्रिबंध बना सकता है। तो कार्बन कार्बन से जुड़कर जुड़कर एकल, द्वि व त्रिबंध यानी ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो कार्बन क्या कर सकता है, कार्बन कार्बन के साथ में जुड़ करके एकल, डबल और ट्रिपल, एकल, द्वि और त्रिबंध बना सकता है। जैसे कि ये देखिए, कार्बन कार्बन जुड़ गया। एक सेकंड, है ना, मैं एक जैसा कर देता हूँ, टेंशन मत। अब कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, और जब 3 लाइन जोड़ दी जाए तो हो जाता है त्रिबंध। ठीक है, ये अपना हो गया एकल बंध। क्या हो गया, एकल बंध। ये हो गया अपना द्विबंध और ये हो गया अपना त्रिबंध।
क्लियर। ये भी क्या है कि हमें छोटी कक्षाओं में पढ़ाया जाता है तो हम भूल जाते हैं, जब कंपटीशन के दौर में आते हैं तो छोटी छोटी चीजें आपके साथ में डिस्कस करके मैं पूरी करने का प्रयास करूंगा और आप लोगों को चीजें समझ में आ जावे। ये आपको याद रखना है, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड क्या होते हैं। ठीक है। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि जहां सिंगल बॉन्ड होता है उसे हम एल्केन कहते हैं। ये जरूर याद रखें, ये आपके काम का है। क्या होता है सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड? एल्केन होता है। जब डबल बॉन्ड आता है तो हम उसे कहते हैं एल्कीन। क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं। और जब ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, तीन बॉन्ड आ जाते हैं, तो हम इसे एल्काइन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्काइन कहते हैं। क्लियर। तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन क्या होते हैं? तो ये हाइड्रोकार्बन के हम कह सकते हैं कि टाइप्स है, जिसके अंतर्गत सिंगल बॉन्ड होगा वो एल्केन, डबल बॉन्ड होगा वो एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड होगा वो एल्काइन कहलाएगा। क्लियर। चलिए अब आप आगे लिखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी 9th नंबर पर। और ये जो प्रॉपर्टी है 9th नंबर की, ये भी एक अच्छी प्रॉपर्टी है। और ये है कि अगर हमारे पास में कार्बन परमाणु है, क्या है? कार्बन परमाणु है, तो कार्बन परमाणु जो होता है वह विद्युत ऋणता अगर देखें तो हाइड्रोजन परमाणु के लगभग समान होने के कारण ही यह जो है हाइड्रोजन परमाणु के साथ में इलेक्ट्रॉन की बराबर साझेदारी के द्वारा क्या करेगा? सह संयोजक बंध का निर्माण करके हाइड्रोकार्बन बना देगा। समझ में आई बात? कुछ लोगों को लग रहा होगा सर तो गायब हो गए। गायब नहीं हुआ था, वो सामान वगैरह बीच में थे तो रखने पड़ते हैं ना साइड में, स्टूडियो में कई बार चीजें बीच में रह जाती है। देखिए तो मैंने क्या बोला है बेसिकली कि कार्बन और जो हाइड्रोजन तत्व होते हैं या जो परमाणु हैं, इनकी कार्बन हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता लगभग लगभग समान होती है। लगभग क्या होती है? समान होती है। जब दो अलग अलग तत्वों की विद्युत ऋणता लगभग समान है, अगर देखो किसी एक की ज्यादा होती तो क्या हो जाता? जिसकी ज्यादा होती वो इलेक्ट्रॉनों को खींच लेता। और यह अपन पढ़ चुके हैं कहां पर? अपनी सेकेंड यूनिट के अंदर भी और फर्स्ट यूनिट के अंदर भी, है ना। लेकिन यहां पर क्या बोला है कि कार्बन और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग यानी कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। और जब कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग इक्वल है तो ये क्या करेंगे? क्या अपना इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु के पास देंगे? नहीं, ये दोनों क्या करेंगे? साझा करेंगे। दोनों के पास जब पावर सेम होती है क्या किया जाता है? पावर सेम होने पर किया जाता है आपके क्या? साझेदारी की जाती है ना, कि चलो भाई पार्टनरशिप में काम कर लेते हैं। अगर प्रेजेंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग मैं आपको एग्जांपल देना चाहूं इसका, तो इसका एग्जाम्पल बनेगा कि जैसे अभी राजस्थान में आपको पता है सभी को इलेक्शन होने वाले हैं। अब इलेक्शन होने पर आप लोगों को पता है कुछ लोग निर्दलीय जीतेंगे, कुछ लोग अलग पार्टी, अलग अलग तीन चार जो भी पार्टी है मान लीजिए उनसे जीतेंगे। तो सब, अब सभी के पास में तो ऐसा है नहीं कि बहुमत आ जाएगा या किसी एक के पास में स्पष्ट बहुमत आ जाए, ये भी रेयर टू रेयर होता है। तो ऐसे में फिर क्या करती है सरकारें? आपको पता होगा, आपने पॉलिटिक्स के अंदर एक नया जो है पॉलिटिक्स सब्जेक्ट जब आप पढ़ते हैं थोड़ी बहुत, जिसमें पॉलिटिक्स भी आ जाती है, तो वहां गठबंधन सरकार के बारे में आप पढ़ते हैं। गठबंधन सरकार क्या करती है? जो है दो अलग अलग पार्टीज है, दो या तीन पार्टीज मिल करके अपनी सरकार बनाती है। और वो जो दो मेन पार्टी होती है उसके साथ में दो जो सपोर्टिव पार्टीज आती है वो कहती है कि हाँ भाई हम इनके साथ हैं। तो ऐसे ही यहां पर भी क्या कर रहे हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्या कर रहे हैं? साझेदारी दे रहे हैं। कार्बन कह रहा है कि ठीक है मेरे इलेक्ट्रॉन पर हाइड्रोजन का भी अधिकार, और हाइड्रोजन ने भी कह दिया कि जब कार्बन मेरे साथ है तो मैं कार्बन के साथ हूं। समझाई बात? तो एक दूसरे के साथ है, ये एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। इसलिए कार्बन और हाइड्रोजन जो है दोनों सह संयोजक बंध बना देते हैं। ये यहाँ हाइड्रोजन है, क्या बना देते हैं? सह संयोजक बंध बना देते हैं। और इसी की वजह से आपको पता होगा क्या बन जाता है, सॉरी, अपने पास में क्या बन जाता है? मीथेन बन जाता है, CH4, जिसे अपन क्या कह रहे हैं? मीथेन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मीथेन कह रहे हैं। और यहां पर जो कार्बन और हाइड्रोजन का बंध है, कार्बन हाइड्रोजन का बंध क्या कहलाएगा? तो ये बंध कहलाता है सह
संयोजक, कोवेलेंट, है ना, इसे कहते हैं सहसंयोजक यानी कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है, कि कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य विद्युत ऋणता लगभग समान होने के कारण ये संयोजकता कर अपनी जो है क्या कर देते हैं, शेयर कर देते हैं और सहसंयोजक बंध को बनाते हैं। और जब कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मिलते हैं तो आपके इससे बनने वाले यौगिकों को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलिए, मुझे उम्मीद है ये पॉइंट आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो अब हम जो है हाइड्रोकार्बन और उसके वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि कार्बन से ज्यादा क्वेश्चन आने से कोई जो है बड़ा आपको ये नहीं होगा फायदा, क्योंकि इससे एक आधा क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन हाइड्रोकार्बन से लास्ट ईयर जो है काफी अच्छे 2018 में लेवल के क्वेश्चन आए थे और आए भी ज्यादा क्वेश्चन थे। कम से कम 3-3 क्वेश्चन दिए थे, तो 3 दूनी 6 नंबर हो जाते हैं अगर 2 नंबर का होता तो, और 1 नंबर का होता तो 3 नंबर हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए चलिए, तो अब आप हेडिंग डाल दीजिए आपकी कॉपी के अंदर, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन व वर्गीकरण। तो हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन का जो वर्गीकरण है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। और वर्गीकरण के लिए मैं आपके सामने जो पूरा चार्ट बनाने वाला हूं ना, उस टेबल को आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। ठीक, सबसे पहले अपन हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन हो जाएगी कार्बन तथा हाइड्रोजन, क्योंकि नाम ही क्या है, हाइड्रोकार्बन, तो आप लिखेंगे कार्बन तथा हाइड्रोजन, कार्बन तथा हाइड्रोजन, कार्बन तथा हाइड्रोजन से निर्मित यौगिक, से निर्मित यौगिक, से निर्मित यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन कौन से कहलाएंगे, जब कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मिलेंगे तो उनसे बनने वाले जो अलग अलग यौगिक है, जैसे अपन ने पीछे अभी देखा था मीथेन का देखा, ऐसे अभी अपन आगे देखेंगे, इथेन देखेंगे, बेंजीन देखेंगे, इसके अलावा पायरुलिन देखेंगे, मेरा बहुत सारे कंपाउंड्स है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक दो तो है नहीं कि मैं नाम लेके आपको बता दूं, ग्लूकोज देख लीजिए, ग्लिसरॉल देख लीजिए, साबुन देख लीजिए, अपमार्जक देख लीजिए, सभी उदाहरण के लिए लिख सकते हैं एक दो, जैसे CH4, ठीक है, C6H12O6, C2H6, C2H2, ETC, है ना। ऐसे बहुत सारे हैं, तो आप जिसकी मर्जी पड़े, जितने कार्बन जोड़ने हैं जोड़ के, और हाइड्रोजन उसके साथ में उसके अकॉर्डिंग जोड़ दीजिएगा। तो ये तो हुआ हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन। अब हम इस हाइड्रोकार्बन का पूरा वर्गीकरण करने वाले हैं, यानी कि पूरा इसका एकदम डिस्क्राइब करेंगे कि ये भाई कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं वो सब। तो मैं यहीं से टेबल स्टार्ट कर रहा हूं, आप भी इसको एक ही पेज में बनाने का प्रयास करना, मेरे तो 2 पेज यूज होंगे। हाइड्रो अरे हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। मैं बढ़िया तरीके से आपके लिए प्रयास करूंगा ताकि आपको ये जो है PDF जब मिले तो अलग अलग कलर में हो, तो आप भी अच्छे से अट्रैक्टिव तरीके से पढ़ पाए। हाइड्रोकार्बन के 2 भाग हो जाएंगे। एक हो जाएगा अपने पास में क्या, तो विवृत श्रृंखला, है ना, विवृत श्रृंखला युक्त। ये सब आगे आपके सामने पूरा डिस्क्राइब होगा कौन क्या है। और ये हो जाएगा सवृत श्रृंखला युक्त, ठीक है। अब सुनिएगा कि विवृत और सवृत है क्या। विवृत का मतलब होता है ओपन चेन, ठीक है।
ये जो विव्रत श्रृंखला युक्त आ रहा है ना, इसका मतलब है ओपन चेन वाले हाइड्रोकार्बन, यानी जिसमें चेन नहीं बनेगी, गोला नहीं बनेगा। और संवृत श्रृंखला युक्त का मतलब होता है क्लोज्ड चेन। ठीक है, क्लोज्ड चेन का मतलब है कि यहां पर गोले टाइप का कोई ना कोई स्ट्रक्चर बनेगा, यानी बंद आकृति बनने वाली है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं, ये जो विव्रत है इसके भी दो भाग हैं। इस विव्रत के कितने भाग हैं? दो भाग हैं। ठीक है, विव्रत के कितने भाग हैं? दो। एक होता है जिसे हम कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और ये पूछा जाता है कि कौन सा किसमें आएगा, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और एक होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, इसके बारे में भी अपन जानेंगे, और इसमें आने वाले एक एक कंपाउंड्स की भी अपन बात करेंगे। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन के दो भाग हो जाएंगे, विवृत श्रृंखला युक्त और सव्रत श्रृंखला युक्त। फिर विवृत के दो भाग हो जाएंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब ये जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसके भी आगे जाकर के दो भाग हो जाते हैं। ठीक है, और ये किसमें क्या होगा वो भी बताया जाएगा, निश्चिंत रहे, डरे नहीं। ये नहीं कि भाई अभी सर बता नहीं रहे, बताएंगे, है ना। चलिए अब इसमें आगे लिखेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के भी अपन भाग पढ़ रहे हैं, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है इसके भी दो भाग हैं। कितने भाग हैं? दो भाग हैं। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के दो भाग कौन कौन से हैं, तो आपके एक है एल्कीन, जिसकी अपन ने अभी बात करी थी, डबल बॉन्ड वाला, और एक है एल्काइन। तो एल्काइन जो है वो है ट्रिपल बॉन्ड वाला। ठीक है, तो ये इधर ही याद रखना, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एल्काइन कहेंगे, डबल बॉन्ड कहेंगे तो अपना एल्कीन हो जाएगा। क्लियर? फिर जो अपने पास, ये तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है ना, इसको मैं साइड में करता हूँ। मैं प्रयास करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा चीजें एक ही पेज पर आ जाए तो ठीक रहेगा अच्छे से समझने में। ये लीजिए, अब अपने पास में जो संवृत श्रृंखला युक्त चल रहा था ना, उसकी बात करते हैं। ये तो विवृत की बात थी, अब संवृत श्रृंखला युक्त। ठीक है, अब संवृत श्रृंखला युक्त जब होता है तो इसके भी दो भाग आ जाते हैं। कितने भाग आ जाते हैं? दो भाग। अब इसके कौन कौन से दो भाग हैं वो देखेंगे। तो इसका पहला भाग हो जाएगा एलिसाइक्लिक यौगिक। कौन सा हो जाएगा? एलिसाइक्लिक यौगिक। कौन सा हो जाएगा? एलिसाइक्लिक यौगिक। और इसमें जो है दूसरा वाला होगा वो हो जाएगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। कौन सा हो जाएगा? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्लियर? चलिए अभी अपन एक बार इसका पूरा विवरण देख लेते हैं, फिर बात करेंगे आगे। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन कितने टाइप्स के हैं? तो हाइड्रोकार्बन बेसिकली दो टाइप के हैं। एक है विवृत श्रृंखला युक्त और दूसरा है अपना संवृत श्रृंखला युक्त, ओपन चेन और क्लोज्ड चेन। ठीक है, ओपन चेन के दो भाग हैं। कितने भाग हैं ओपन चेन के? दो भाग हैं। पहला भाग हो जाएगा आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा भाग आ जाता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर? तो हाइड्रोकार्बन दो, ओपन और क्लोज। ओपन और क्लोज के भी अंदर ओपन के दो, कौन से? संतृप्त और असंतृप्त। इसके बाद में आगे बात करते हैं, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के भी कितने भाग हैं? दो। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के दो भाग कौन कौन से? तो एल्किन और एल्काइन, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला। और अगर बात करूं मैं संवृत श्रृंखला युक्त की, यानी क्लोज्ड चेन वाले की, तो क्लोज्ड चेन के अंदर भी दो आ जाएंगे। एक बनता है एलिसाइक्लिक यौगिक और एक होते हैं एरोमेटिक यौगिक। अब हम बात करेंगे इनके अंदर आने वाले एक एक
कंपाउंड की और इनका पूरा वर्गीकरण कैसे होता है, कैसे हमें पता चलता है एरोमेटिक कौन सा है, कौन सा एलिसाइक्लिक है, कौन सा एल्काइन है, कौन सा एल्कीन है, ये सभी डिटेल में बात करेंगे। एक बार आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद में अपन बात करेंगे अपने जो है किसकी, एरोमेटिक यौगिकों की पहचान की। क्यों सर, बाकी का क्या, देखो भाई बाकी का विवृत श्रृंखला का मतलब क्या हुआ, ओपन चेन। ओपन चेन का मतलब हो गया जो आपको पीछे बता दिए थे, देखिए मैं दिखा देता हूं वापस एक बार, ये वाले, ये ओपन चेन ही तो है, अशाखित और शाखित, ये ओपन चेन है। और ये क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया, चक्रीय वाला। ठीक है, तो संवृत और विवृत क्या होते हैं वो क्लियर हो गया। फिर विवृत के दो है, एक है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है वही तो आपका एल्केन होता है, जिसमें सिंगल बॉन्ड आएगा, मैंने पहले ही बता दिया था आपको एल्केन के बारे में। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन आता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड, देखो संतृप्त स से स्टार्ट हो रहा है यानी कि सिंगल बॉन्ड, और बचे हुए दोनों डबल और ट्रिपल बॉन्ड वो आ जाएंगे असंतृप्त के अंदर। क्लियर, असंतृप्त का मतलब असिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड नहीं, ऐसे याद रखें। तो सिंगल बॉन्ड नहीं, तो सिंगल बॉन्ड कहां पर नहीं होगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। अब जब सिंगल बॉन्ड नहीं होगा तो कितने बॉन्ड होंगे, डबल होंगे या ट्रिपल होंगे। तो डबल बॉन्ड होगा तो हम क्या कह देंगे, फटाफट बोलिए, डबल बॉन्ड होगा तो एल्किन, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एल्काइन कह देंगे। ठीक है सर, लेकिन क्लोज्ड वाले की बात तो नहीं करी, तो क्लोज्ड की भी बात कर लेते हैं। क्लोज के केवल दो ही भाग हैं, कौन से, एलिसाइक्लिक या एरोमेटिक। जिसमें से एरोमेटिक की पहचान कैसे की जाती है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट ईयर भी एरोमेटिक से क्वेश्चन आया हुआ है, प्लस एरोमेटिक के नियम भी है, हकल्स का नियम वगैरह, वो हमें पढ़ना है। और जब एरोमेटिक की पहचान हो जाएगी तो बचेगा वो एलिसाइक्लिक ही कहलाएगा। समझ में आ गई बात, तो हमें एलिसाइक्लिक के बारे में पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है। हमें एरोमेटिक यौगिकों की पहचान हो जाएगी तो एलिसाइक्लिक की ऑटोमेटिक हो जाएगी। अब सर इतना बता दिया, याद कैसे रखना है, क्या रखना, देखिए भाई याद ये रखना है केवल कि अगर क्लोज्ड चेन है तो क्लोज्ड चेन के अंदर या तो वो एरोमेटिक होगा या एलिसाइक्लिक होगा। एरोमेटिक की पहचान के नियम मैं अभी बता दूंगा। तो जब एरोमेटिक फिक्स हो जाए तो आप समझ जाइए कि अगर कहीं पर भी चक्रीय यौगिक आ रहा है तो वो या तो एरोमेटिक होगा या एलिसाइक्लिक होगा। एरोमेटिक नहीं है तो सीधा सीधा टिक कर देना वो एलिसाइक्लिक है। अब बची बात, जब श्रृंखला है ही नहीं, पूरा चक्र बन ही नहीं रहा, चक्रीय यौगिक है ही नहीं, तो फिर बात आ जाती है विवृत के अंदर। तो विवृत में चेक कर लेना कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। अगर सिंगल है तो संतृप्त में डाल देना, और डबल और ट्रिपल आ जाए तो असंतृप्त में। ठीक है, और डबल और ट्रिपल है तो डबल में एल्कीन और ट्रिपल में एल्काइन। क्लियर, समझ में आ गई बात, बस तो खेल खत्म। ये एरोमेटिक की पहचान होने के बाद में इस चैप्टर में कुछ बचेगा ही नहीं। मजा आ गया ना, फटाफट है। चलो आगे लिखो, अब आप लिखेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की पहचान। यहां पर हेडिंग डालेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की पहचान। क्या करनी है हमें, हाइड्रोकार्बन की पहचान करनी है, यानी आइडेंटिफाई द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन से हैं। आप ये हेडिंग डालने के बाद में जो है एक शर्त आगे आप लिखिए, बस इतना लिख लीजिए, शर्तें, और ठीक है चलो सही हो रहा है। अब लिखिए इसके अंदर शर्तें। ठीक है, अब शर्तों के अंदर सबसे पहली जो इसकी शर्त आती है वो आ जाती है चक्रीय यौगिक होना चाहिए। पहली शर्त क्या आ जाती है कि चक्रीय यौगिक होना चाहिए। एक सेकंड है ना, वाइट कर देते, चलो। तो सबसे पहली शर्त ही ये है कि चक्रीय होना चाहिए, और वो तो बता ही दिया आपको, अगर चक्रीय है तभी तो एलिसाइक्लिक या एरोमेटिक होगा, अदरवाइज तो होगा ही नहीं। तो चक्रीय यौगिक होना चाहिए। दूसरी इसकी जो प्रॉपर्टी आती है वो आ जाती है कॉन्जुगेशन सिस्टम। अभी ये बता दिया जाएगा हिंदी में क्या होता है कॉन्जुगेशन सिस्टम, जिसे हिंदी में अपन कहते हैं संयुग्मी तंत्र। ठीक है, लेकिन याद कॉन्जुगेशन ही रखना ठीक रहेगा। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेशन का मतलब होता है कि पाई
और इसके साथ में क्या होना चाहिए, पाई होना चाहिए, या फिर पाई और पाई के साथ में अगर पाई पाई नहीं हो तो फिर पाई के साथ में सिग्मा और लोन पेयर होना चाहिए, पाई सिग्मा और लोन पेयर। ठीक है, पाई पाई होना चाहिए। देखो पाई पाई इकट्ठी करके ही आपके माता पिता आप में पैसे डाल रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपको पढ़ना चाहिए। पाई पाई और पाई पाई नहीं है तो फिर पाई सिग्मा लोन पेयर, और अदरवाइज पाई सिग्मा और पॉजिटिव चार्ज कोई होगा। बस ये तीन है आपके क्या, कॉन्जुगेशन सिस्टम की पहचान। कि पहले तो पाई पाई बॉन्ड होगा, अब यहाँ पर कितना पाई होता है, कितना सिग्मा होता है, ये भी बताया जाएगा, है ना, रिलैक्स रहे। तो पाई पाई होगा या फिर पाई फिर सिग्मा और फिर लोन पेयर आ रहा होगा। लोन पेयर क्या होता है ये भी बता दिया जाएगा, पाई फिर सिग्मा और फिर पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव तो सबको दिखता ही है ना, प्लस साइन लगा हुआ रहेगा। तो ये दो शर्तें आपको याद रखनी है। इसके साथ में तीसरी जो शर्त याद रखनी है वो है कि यह समतलीय होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समतलीय यौगिक। ठीक है, ये कैसा होना चाहिए, समतलीय यौगिक होना चाहिए। और समतलीय यौगिक होना चाहिए, इसकी पहचान होगी कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन से, कार्बन के संकरण से। और जब कार्बन का संकरण sp3 हो, कितना हो, sp3, तो आप समझ जाइए कि वह यौगिक आपका समतलीय यौगिक है, यानी प्लेनर यौगिक है, प्लेनर कंपाउंड है। समझ में आ गई बात। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की जो पहचान है उसके लिए शर्तें मुख्य रूप से तो तीन है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो चौथी वाली है। तीन मुख्य है लेकिन चौथी वाली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन उस चौथी वाली से आएगा। ये तो ऑलरेडी जो है एग्जाम में दे ही रखा होगा, है ना, तो इसका कोई लेना देना ज्यादा है नहीं, पर याद ये भी रखनी है, पूछी जा सकती है डायरेक्ट शर्त ही तब। तो चक्रीय यौगिक होना चाहिए, कॉन्जुगेशन सिस्टम होना चाहिए, कॉन्जुगेशन का मतलब संयुग्मी, यानी या तो पाई के बाद पाई आएगा, या फिर पाई के बाद सिग्मा और फिर लोन पेयर, या फिर पाई के बाद में सिग्मा और फिर पॉजिटिव आवेश। और लास्ट अपनी तीसरी है समतलीय यौगिक होना चाहिए, यानी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन का संकरण sp3 आना चाहिए। ठीक, चलो अब आप जो लिखेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो है चौथी, हक्कल का, हक्कल का नियम, हक्कल का नियम का पालन करें। यानी जो हकल्स लॉ है, जो हकल्स लॉ है उसका पालन होना जरूरी है। अब ये हकल्स लॉ कहता क्या है, तो हकल्स लॉ कहता है कि किसी भी यौगिक के पास में अगर वो एरोमेटिक यौगिक है तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे ये याद रखना है, सीधा पूछा जाता है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, जहां पर आप n की वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे, यानी 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। तो आपको याद रखना है कि हकल्स नियम क्या कहता है एरोमेटिक यौगिकों के लिए, कि जो भी यौगिक एरोमेटिक होगा वह हमेशा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को रखता होगा। n की वैल्यू जहां पर 0 है, कभी 1 हो सकती है, 2 3 4 5 6 7 8, आप कुछ भी रख सकते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं इन शॉर्ट कि जब भी आपके पास कोई यौगिक आएगा तो आप उसमें चेक करिएगा सीधे सीधे से, कि जैसे 0 रखोगे तो देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या तो उसमें, या फिर 1 रख के देखिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, या फिर 3 रख के देखिए तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या फिर 4 रख के देखिए तो 18 पाई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या फिर आप जो है 5 रख करके देखिए तो 22 पाई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब ऐसे ही आप जो है आगे देख सकते हैं, पर इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा। तो आपको ये देख लेना है कि जो भी यौगिक दे रखा है उस यौगिक के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन है कितने। अगर पाई इलेक्ट्रॉन 2 6 14 18 और 22 है तब तो आपका काम हो गया, वो एरोमेटिक हो गया। अगर इसके अलावा कुछ है तो वह एरोमेटिक यौगिक नहीं है। समझ में आ गई बात। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि निम्नलिखित में से
कौन सा यौगिक एरोमेटिक हो सकता है, और फिर ऑप्शन दिए गए थे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 7 पाई इलेक्ट्रॉन। तो अब आपको सीधा सा पता है कि 10 से कम है तो दो ही ऑप्शन हो सकते थे, या तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे या 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके बाद में कोई ऐसा जो है एरोमेटिक यौगिक होगा ही नहीं जिसके पास में 10 से कम जो है पाई इलेक्ट्रॉन हो। फिर 10 से ऊपर चले जाएंगे, फिर 20 में देखें तो 20 में भी दो ही, 14 और 18। फिर ऐसे ही आप 30 में चेक कर सकते हो। तो ये कुछ आपको याद रखने हैं कि अगर इतने पाई इलेक्ट्रॉन हैं तो आप उस यौगिक को क्या कह दोगे, एरोमेटिक यौगिक कहोगे, अन्यथा आप उसे एरोमेटिक यौगिक नहीं कहोगे। तो ये हकल्स का नियम है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, और अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट एरोमेटिक यौगिकों को जो है आपके सामने लिखवा रहा हूं, वो आपको रट्टा मार लेने हैं, क्योंकि उन्हीं में से क्वेश्चन आने के चांस है। अगर उसके अलावा आ जाए तो फिर ये 4 नियम अप्लाई करके आप पता करना, ठीक है। चलिए उदाहरण लिखेंगे, और आपको प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसमें जो क्वेश्चन आया हुआ है वो भी बता दिया जाएगा। अब उदाहरण के अंदर सबसे पहले अपने उदाहरण आता है बेंजीन। कौन सा आता है, बेंजीन। देखिए बेंजीन आ गया। अब आप अगर इसमें देखना चाहें, ये बेंजीन है ना, पहले तो इसका नाम लिख लो भाई, क्योंकि नाम भी पूछ लेते हैं या फिर सीधा सीधा नाम ही आ जाए तो। दूसरा आप इसका यौगिक लिखेंगे, वो हो जाएगा पाइरोल। क्या हो जाएगा, पाइरोल। ये होता है आपका पाइरोल, ठीक है। ये होता है, सॉरी पाइरोल है तो इसकी वो तो बाद में आएगा अभी, है ना। पाइरोल है तो पाइरोल में एन एच आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। ये जो डबल डॉट किए मैंने नाइट्रोजन के ऊपर, इन्हें कहा जाता है लोन पेयर। क्या कहा जाता है, ये जो एन के ऊपर बचे हुए, लोन पेयर का मतलब होता है बेसिकली कि कंपाउंड को बनाते वक्त आपने जिन भी कार्बन का जो भी इलेक्ट्रॉन थे उनका यूज कर लिया, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं बाद में भी, उनको कहते हैं लोन पेयर। जैसे यहाँ देखो नाइट्रोजन के पास में कितना होता है परमाणु क्रमांक, 7 होता है। 7 का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 2 और 5 होगा। पहली कक्षा के 2 जो है वो तो अब काम के है नहीं अपने, बचे हुए 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसकी संयोजकता के रूप में काम करेंगे। किसके रूप में काम करेंगे, संयोजकता के रूप में काम करेंगे। अब अगर ये 5 संयोजकता के रूप में काम कर रहे हैं, 5 में से देखिए नाइट्रोजन ने तो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड ही बनाए हैं, तो 5 में से 3 तो गए, 5 में से 3 गए, बचे कितने, 2। तो ये जो 2 बचे हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं इन्हें ही हम लोन पेयर कहते हैं। क्लियर। ये आपको याद रखना पड़ेगा, इंग्लिश में याद रखिए, इसकी हिंदी ज्यादा कोई काम की है नहीं। तो 2 जो है वो आपके लोन पेयर कहलाते हैं। क्लियर, समझ में आ गई बात। और इसका नाम भी याद रखना, इसका नाम है पाइरोल। क्या नाम है इसका, पाइरोल इसका नाम है। क्लियर, ये आप लिख लीजिए। फिर मैं आगे के और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है उनके बारे में बता देता हूं, ठीक है। चलो अब अपन लिखेंगे फुरेन के बारे में। किसके बारे में, थर्ड नंबर पर आ जाता है आपका फुरेन, और फुरेन हो जाएगा आपका इस प्रकार से, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा आपका फुरेन, ठीक है। ऑक्सीजन के पास में आपको पता ही है 8 नंबर पर आता है, तो 2 और 6, ठीक है। 2 चले गए, 6 बचे थे, 6 में से देखो इधर इधर गए, बचे कितने, 2 2। तो ये टोटल जो है आपके पास में 4 इसमें लोन पेयर आएंगे। 2 मैंने ऊपर बनाए हैं और 2 ये नीचे बना दिए, तो टोटल लोन पेयर कितने आएंगे, 4। तो ये आपसे पूछा भी जा सकता है कि जो ये भाई फुरेन में केवल एन है ना, फुरेन, तो इसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि लोन पेयर कितने हैं, और ये एक एरोमेटिक यौगिक है, आपको सीधे सीधे याद रखना है। इसके बाद में एक आ जाता है होलेफिन। क्या हो जाता है, थाइलोफिन कह सकते हैं या फिर आप, है ना। और उसमें आपको यही याद रखना है कि सीधा सीधा ये का यही है, बस ऑक्सीजन का ही है कंपाउंड, तो बस फर्क कितना है वो देखिएगा, सल्फर आ जाएगा, और कोई फर्क नहीं है, ठीक है। ये है अपना क्या, थायोफिन।
थायोपिन। क्लियर? तो आप इसे लिख लीजिए। ठीक है, अरे पिन लिख दिया क्या? थायोपिन। क्लियर? ये आप लिख लीजिए। इसके बाद में एक आ जाता है अपने पास में क्या, नेप्थिलीन, जो लास्ट ईयर आपके ऑप्शन में अवेलेबल था। तो नेप्थिलीन जो है वो आपने नाम वैसे भी सुना होगा, और इसके अंदर केवल कुछ भी नहीं करना, दो बेंजीन की रिंगें बनानी है आपको। बेंजीन याद रहेगा तो बस बेंजीन के साथ में अटैच कर देना। ऐसे अटैच करने के बाद में आप इधर जो है, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, अब इसमें जो है आपको ध्यान ये रखना है कि डबल बॉन्ड कहां पर रखना है। तो डबल बॉन्ड जो है आपको देखो, इच्छा करे तो आप इधर रखेंगे तो फिर अल्टरनेट आपको चलना होगा, और इसमें भी ऐसे चलना होगा। आपकी इच्छा नहीं कर रही हो ऐसे, आप इनको घुमाना चाहते हैं तो घुमा भी सकते हैं, लेकिन स्टेबल कंडीशन ये होती है, तो हम इसे याद रखें तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, ये है नेप्थिलीन। क्लियर? ये याद रखना, ये क्या है अपना, नेप्थिलीन है। ठीक, इसके बाद में नंबर 6 पर आ जाता है पाइरिडिन। क्या आ जाता है? पाइरिडिन। और पाइरिडिन जो है वो कुछ भी नहीं है, केवल और केवल आपको उसमें नाइट्रोजन को तो ऊपर लगा देना है, और नाइट्रोजन लगाने के बाद में क्या करोगे, बेंजीन से कनेक्ट कर दोगे। समझ में आ गई बात? इस प्रकार से कैसे कनेक्ट, हाँ, 1 2 3 4 5, ठीक है। ऐसे आपको जो है इसको कनेक्ट करना है, और एक इधर बॉन्ड आ जाएगा, फिर एक इधर आ जाएगा, और एक इधर आ जाएगा। ठीक है, और फिर नाइट्रोजन के बचे हुए जो लोन पेयर है उनको आप लगा दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। और ये जो स्ट्रक्चर है ये पाइरिडिन का एग्जाम्पल है, ये सॉरी स्ट्रक्चर किसका है, पाइरिडिन। क्लियर? ये पाइरिडिन आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट आपका 7th नंबर पर आ जाता है ऑक्जेल। क्या कहते हैं? ऑक्जेल कहते हैं, या ऑक्सोल भी कहा जाता है। अब ये कार्बनिक यौगिक है, तो इनका नाम आप जैसे इच्छा करें ना वैसे याद रखें। आपको नाम का ज्यादा नामकरण याद करना है नहीं अपने को, तो है ना। और कोई अपने को डॉक्टर बनना नहीं है कि अपने को अपने इसका जो पूरा नाम याद ही हो। ठीक है, ये लोन पेयर लगा दीजिए इसके ऊपर, और इसको कनेक्ट कर दीजिए इससे, और यहां कर दीजिए डबल बॉन्ड, यहां लोन पेयर। ये जो है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ ऐसे गरगोलिया बनाया हुआ ना, ये घर की तरह कनेक्ट कर रहा है, इसको अपन कहते हैं ऑक्सोल। ठीक है, इसको कहते हैं ऑक्सेल। क्लियर? समझ में आ गई बात? इसके बाद में नंबर 8 पर आपके आ जाता है कौन सा, तो नंबर 8 पर आप रख सकते हो आपका एमिडोजेल। ठीक है, एमिडोजेल भी कहते हैं या एमिडोजेल भी कहते हैं, और ये इधर आ जाएगा एन इसका। ठीक है, और ये का ये कंपाउंड बना दीजिए, इधर नाइट्रोजन जोड़िए इधर, और इसको ऐसे कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, मतलब नाइट्रोजन नाइट्रोजन कर दीजिए, फिर यहाँ डबल बॉन्ड करिए, यहाँ लोन पेयर दो लगा दीजिए, और इधर जो इसके दो लोन पेयर है, और इधर ऊपर हाइड्रोजन है। क्लियर? समझ में आ गई बात? अब इसमें एक चीज रह गई थी, ये डबल बॉन्ड लगा दीजिए बस। अब आपके सभी कार्बन की संयोजकताएं भी पूरी हो गई होगी, और आपका जो है क्या हो चुका है, ये बन चुका है आपका एमिडोजेल। क्लियर? तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक, इन सभी को आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे बात करते हैं। ठीक है, फिर मैं अब इसके अंदर दिखा देता हूं कि ये कैसे क्या करना है, कैसे काउंटिंग की जाती है, वो देखिए। अब पीछे आते हैं, सबसे पहले बेंजीन की बात करते हैं। तो आपको याद ये रखना है कि जो सिंगल बॉन्ड होता है, क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, वो होता है सिग्मा, और फिर पाई जो है वो उसके साथ में अटैच होते रहते हैं। डबल में एक होता है, ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक सिग्मा होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब आप गिनिएगा, देखिए ये बेंजीन है अपने पास में, बेंजीन के पास में एक, दो और तीन, कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, तीन, तीन पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। समझ में आ गई बात? इसमें जो अपने पास में ये 3 पाई इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, तो आपके पास में यहां पर कितने पाई बॉन्ड आ गए, तीन। मैंने क्या बोला,
3 पाई बॉन्ड आ गए। अब इसके अंदर जो 3 पाई बॉन्ड आए हैं, यानी 3 पाई बंद आ गए हैं। ये जो 3 पाई बंद है, एक पाई बंद के बाद में, एक जो ये पाई बंद अपन लाइन खींच रहे हैं ना, इसके पास में दो, एक पाई बंद के पास में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक पाई बंद बराबर कितने हो गए? 2 पाई इलेक्ट्रॉन, या 2 इलेक्ट्रॉन भी कहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, ये याद रखना। सबसे पहले तो ये याद रखना है, सिग्मा बंद तो कहां बनता है? सिग्मा बॉन्ड केवल और केवल जहां सिंगल बॉन्ड आ गया वहां बन गया। फिर जैसे डबल बॉन्ड आया तो एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड आया तो एक सिग्मा और 2 पाई हो जाते हैं, ठीक है। और एक पाई बंद जहां बन जाता है, जैसे यहां देखो डबल बॉन्ड कितने हैं? 3, 3 पाई बंद हो गए। 3 पाई बंद में से एक पाई बंद के पास, है ना, कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो 3 पाई बंद है तो टोटल इसके पास में हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो बेंजीन के पास में कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और बताइए, जिस यौगिक के पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वह एक एरोमेटिक यौगिक होगा या नहीं होगा? तो बिल्कुल होगा। ये देखिए, मैंने बताया था हकल्स नियम में आपके 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करना चाहिए, तो यहां पर फॉलो हो रहा है। या तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन आने चाहिए थे या 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन अपने पास आ रहे हैं। क्लियर? अब ऐसे ही इसमें अगर देखें तो देखिएगा, आपके पास एक और दो, दो डबल बॉन्ड है, यानी कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन यानी एक पाई इलेक्ट्रॉन में 2, तो 2 दूनी 4, 4 तो इसके अंदर जो है पाई इलेक्ट्रॉन आ गए डबल बॉन्ड की वजह से। और ये जो दो लोन पेयर लगे रहते हैं ना, ये दोनों लोन पेयर 2 पाई इलेक्ट्रॉन ही कहलाते हैं। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन आपके हैं लोन पेयर के, एलपी, ठीक है। तो 2 और 2, सॉरी 4 डबल बॉन्ड वाले और 2 लोन पेयर वाले, तो 4 और 2 टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए आपके पास में 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और जैसे ही 6 पाई इलेक्ट्रॉन हुए तो ये भी एक पायरोल जो है वो भी एक क्या बन गया? आपका एरोमेटिक यौगिक बन गया। समझ में आ गई बात? तो अब आपका काम है कि जो भी आगे अपन ने यौगिक लिखे हैं इन सभी के अंदर आपको जो है क्या क्या निकालना है। तो एक तो आपको पाई बंद कितने हैं, यानी पाई बॉन्ड कितने हैं वो बताना है। दूसरा, इन सभी के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो बताना है। और तीसरा, आप खुद चेक करेंगे कि ये एरोमेटिक है या नहीं है, ठीक है। तो हाँ या ना, ठीक है। तो ये पाई बॉन्ड कितने हैं वो बताना है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं इन सभी के अंदर वो बताना है। और ये सभी एरोमेटिक है भी क्या? वैसे मैंने उदाहरण लिखवाए हैं, तो है या नहीं है वो आप चेक करके मुझे बताएंगे, ठीक है। तो चलिए, लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत। अब मिलेंगे अगली क्लास में, और मुझे उम्मीद है कि मैंने जो अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है आपको समझाने का, यह समझ में आया होगा। और आगे भी आप सभी लोगों का प्यार इसी तरह बना रहेगा। धन्यवाद।